हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज क्रेश कोर्स का सेकंड लेक्चर है और मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर बायोमोलिकुल्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने बायोमोलिकुल्स के बारे में बताया था कि बायोमोलिकुल्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इन सब की बात की हम चर्चा किए थे। चलिए आज मैं सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ, अगले मतलब टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो चलिए, मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस ऑनलाइन। तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मैंने ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के दो डेफिनेशन दिए गए थे, एक ओल्ड डेफिनेशन था और एक न्यू डेफिनेशन था। जिन बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो मतलब जो ये लेक्चर आपको अच्छे रूप से समझ में आए। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कंसंट्रेशन बना के रखें, दिमाग को इधर उधर ना भटकाएं, क्योंकि भटकने वाला चीज़ आपके अगल बगल में ही है। जब आप मोबाइल आपके हाथों में होता है, जब आपके हाथों में नेट होता है, तो आप पढ़ाई छोड़ के इधर उधर भटक जाते हैं। तो आप इधर उधर की दिमाग से मतलब जो भ्रम को निकाल दें, आप सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करें। तो चलिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनका ओल्ड डेफिनेशन को मैंने पिछले क्लास में समझाया था। मैंने बताया था कि ओल्ड डेफिनेशन क्यों फेल हो गया। ओल्ड डेफिनेशन इसलिए फेल हो गया क्योंकि ओल्ड डेफिनेशन के जो परिभाषा थे, ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार से जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला थे, उस फॉर्मूला पे, उस परिभाषा पे आज बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स उस पे मतलब उसका पालन नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि संसार में, दुनिया में ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला का पालन नहीं करते हैं। उसका एग्जाम्पल था रेहमिनोज। रेहमिनोज को हमने देखा हुआ था कि रेहमिनोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह मतलब उसके जनरल फार्मूला की तरह नहीं दिखते हैं, वो जनरल फार्मूला का पालन नहीं करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स का मैंने नाम बताया था कि वो वास्तव में वो जनरल फार्मूला की तरह दिखते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। उन कंपाउंड्स में मैंने फॉर्मल्डिहाइड का नाम बताया था, मैंने एसिटिक एसिड का नाम बताया था, मैंने लैक्टिक एसिड का नाम बताया था। ये सभी कंपाउंड जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला का पालन करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। तो इन्हीं कारणों से वो ओल्ड डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, उसके जगह पे एक न्यू डेफिनेशन दिया गया। और वो न्यू डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे अपने लोग देखते हैं। देखिए, न्यू डेफिनेशन के अनुसार से कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहा गया, बोला गया वे सभी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वे सभी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ उसका नेचर होना चाहिए वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। और जब उसको हम जल में डालेंगे तो वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना चाहिए। और जब ये ऐसे होंगे, ऐसे गुण वाले, ऐसे नेचर वाले होंगे, तो वैसे कंपाउंड्स को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। एकदम परिभाषा को अच्छे से समझे, उसके बाद मैं परिभाषा के एक एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, दिमाग पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ हमारे लेक्चर में बने रहें और उसके बाद सारा चीज जादू के तरह आपके दिमाग में घुसता हुआ चलेगा। आपको समस्या होता होगा, सर आप इंग्लिश में ज़्यादा मतलब बोलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा ये कुछ नहीं है, ये केमिस्ट्री और ये साइंस इंग्लिश का ही चीज़ है, उसमें बहुत सारे शब्द इंग्लिश में ही आएंगे। आपको घबराना नहीं है, आप सिर्फ मतलब जो हमारे लेक्चर में बने रहें और अच्छे से उसको समझने का कोशिश करें। मुझे बिलीव है कि आपको हर पॉइंट, हर टर्म आपको समझ में आएगा, आपके अंदर घुसता हुआ जाएगा। तो चलिए इसका मतलब मैं समझाता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स के न्यू डेफिनेशन क्या कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के न्यू डेफिनेशन कहते हैं कि संसार में वे सभी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वे सभी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो क्या यहाँ पे आ गया है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और इसके साथ साथ उसको होना पड़ेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या होना पड़ेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड होना होगा या उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा उसको? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना पड़ेगा। अगर ये हैं तो वे कंपाउंड जो है मतलब जो है वो कंपाउंड क्या होंगे बेटा? वो कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, तब जाकर उन कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। बोलेगा सर मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या डेफिनेशन बता दिया, ये ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में आपने बताया, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है मुझे नहीं पता, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं सब सारे टर्मों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। आप बस कंसंट्रेशन को बनाए रखें, दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाएं। क्लियर हो रहा है बच्चा? चलो मैं समझाता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला हम समझा रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड की बात करते हैं। पता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है? पॉली का मतलब जो होता है मेनी होता है। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मेनी मतलब बहुत। पॉली का मतलब क्या हो गया? मेनी, और मेनी का हिंदी होता है बहुत। और हाइड्रोक्सी शब्द जो है केमिस्ट्री में मतलब जो वाटर के लिए आता है, OH ग्रुप के लिए आता है। हाइड्रोक्सी को केमिस्ट्री में हम क्या कहेंगे? वाटर ग्रुप कहेंगे या OH ग्रुप। जहां भी OH ग्रुप या वाटर ग्रुप होगा उसको कहेंगे हाइड्रोक्सी। ये OH ग्रुप के लिए डिफाइन किया गया, इसको OH ग्रुप के लिए परिभाषित किया गया है। जो हाइड्रोक्सी जो है वो OH ग्रुप है या H2O ग्रुप है, उसको केमिस्ट्री में हाइड्रोक्सी कहा जाता है। अच्छा तीसरा जो है ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप आगे पढ़ लेना, आपको पढ़ाया जाएगा, सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना दे, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो क्या इसका मतलब है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत, मतलब जो हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, जिसमें मतलब OH ग्रुप हो या वाटर ग्रुप हो उसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। एल्डिहाइड का मतलब हो जाता है CHO ग्रुप। दिमाग में इसको घुसा ले, एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप है। अच्छा CHO ग्रुप का जब स्ट्रक्चर बनता है तो ये CHO का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, C मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और ये भी जानते हैं कि कार्बन के पास 4 मतलब जो है बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। तो 2 इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक मतलब जो है यहाँ हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, और एक इसका पोजीशन खाली होगा। अब इस पोजीशन पे किसी और को जोड़ लेगा, बोलेगा आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ये हाथ इसका फ्री है, ये हाथ इसका क्या है? फ्री है। इसमें कोई भी फंक्शन या कोई भी अन्य ग्रुप जो है आके जुड़ सकता है। और ऐसा स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का। किसका होता है? एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब समझो आप कि मतलब ऐसे एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास बहुत सारा OH ग्रुप लगा हुआ होगा, बहुत सारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ऐसे एल्डिहाइड को ही कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बात समझ में आ रहा है? बोलेगा सर मुझे तो नहीं आया समझ में, आपका बात आप ही को समझ में आया होगा, मुझे नहीं आया। घबराना नहीं, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, दिखाता हूँ ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, ये CHO ग्रुप है, यहाँ बहुत सारा कार्बन 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 को मैंने जोड़ दिया, ऐसे करके मैंने 5 कार्बन को जोड़ा, 1 2 3 4 5, एक एल्डिहाइड खुद है, 6 कार्बन हो गया। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, इधर H ग्रुप लगा दिया। देखो हुआ कि नहीं? H2O ग्रुप मतलब OH या H2, यहाँ पे OH है यहाँ H है, तो क्या हो गया? H2O मिलके बनेगा। तो ये इसी को कहा जाता है हाइड्रेट्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मतलब OH ग्रुप या H2O ग्रुप।
इस इधर भी मैंने क्या किया, OH ग्रुप एक लगा दिया, इधर H लगा दिया, फिर इधर OH ग्रुप लगा दिया, फिर इधर H लगा दिया, फिर इधर OH लगा दिया, फिर इधर H लगा दिया, यहाँ CH2OH लगा दिया। जरा इन ग्रुप को देखो, इन कंपाउंड को देखो, इन कंपाउंड में आपको क्या नजर आ रहा है? इन कंपाउंड में नजर आ रहा है कि ऊपर में तो सर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, क्योंकि मैंने बताया है CHO ग्रुप एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड के साथ बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर एल्डिहाइड के साथ बहुत सारा OH ग्रुप जुड़ जाता है, उसी का नाम होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज समझ में आ गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किसे कहा जाता है? तो चलो इसको अच्छे से एक बार आप देख लो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किसे कहा जाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब होता है ऐसे फंक्शनल, ऐसे मतलब जो है ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास बहुत सारा OH ग्रुप है, और अगर बहुत सारा OH ग्रुप है तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा। इसी तरह से सेम इसी प्रकार से हम बात करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की। किसकी बात करेंगे? इसी तरह से हम बात कर रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ वही बात आया कि सर पोली का मतलब तो बहुत हो जाएगा। हाँ बेटा, ये पोली का मतलब क्या हो जाएगा? मेनी मतलब बहुत होगा। हाइड्रोक्सी का मतलब सर H2O ग्रुप है या OH ग्रुप है। हाँ, क्लियर बात है। सर ये कीटोन कौन सा शब्द है? कीटोन का मतलब होता है केमिस्ट्री, कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है हम लोगों को। कीटोन जो ग्रुप होता है वो CO ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? CO ग्रुप है, इसको कहा जाता है कीटोन। जब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो बउआ ये स्ट्रक्चर आप लोग भी बना सकते हो। सिंपल सा है, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन को हमने रखा। हम जानते हैं ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन जब भी बनाता है डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के पास 2 और वैलेंसी खाली है, 2 और बॉन्ड बनाने की इसके पास क्षमता है, तो ये 2 पोजीशन अपना खाली रखेगा, और ये दोनों पोजीशन पर कोई अन्य ग्रुप को ये जोड़ सकता है, बोलेगा आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। और ये ऐसा अगर स्ट्रक्चर बने, इसी स्ट्रक्चर का नाम है कीटोन्स। क्या नाम है? कीटोन्स नाम है। तो ये आपको समझ में आ गया कीटोन क्या होता है। कीटोन का फॉर्मूला CO है। क्या है? CO है, और उसके दोनों तरफ वैलेंसी खाली है, दोनों तरफ ये खुला हुआ मैदान है। कोई भी आके इससे जुड़ जाएगा, कोई भी ऐसे आके इससे लटक जाएगा, कोई भी अन्य ग्रुप आके इस पे ऐड हो जाता है। तो बउआ ये याद रख लेना कीटोन्स क्या होता है। अब हम इसकी बात करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब है ऐसे कीटोन जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हैं। बोलेगा सर कोई इसका भी स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। हाँ श्योर, क्यों नहीं बना सकते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यहाँ देखना CH2OH ग्रुप है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, एक कार्बन है, इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने 1 2 3 और यहाँ पे CH2OH ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक OH ग्रुप लगाया, यहाँ H ग्रुप लगा दिया, यहाँ OH ग्रुप लगाया, यहाँ OH ग्रुप लगाया, इधर H जोड़ दिया, इधर H जोड़ दिया। जरा इन स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखो। ये स्ट्रक्चर देखने से आपको क्या पता चल रहा है? ये स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है, बोलेगा कि सर ये तो बीच में दिख रहा है मुझे कीटोन्स के तरह। हाँ बेटा ये कीटोन्स ही है माय डियर, ये कीटोन्स ही है। देख लो आप अच्छे से, एकदम अच्छे से देखो, सारा बात समझ में आएगा। कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो आसमान से फायरिंग होकर है, नहीं भैया, यहीं पे बनाया गया है, हम लोगों ने बनाया है। बनाने वाला हम लोग हैं और समझने वाले भी हम लोग हैं, तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है कीटोन्स। और इसमें बोलेगा सर बहुत सारा, यहाँ एक OH है, इधर OH है, इधर OH है, इधर OH है, इधर बहुत सारा OH है। तो बताओ इनका नाम क्या दे देंगे हम? इनका नाम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम बोलेंगे इसका? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हाइड्रोक्सी आयन है, मतलब बहुत सारा इसमें OH ग्रुप है, और इसके साथ साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है, इसलिए नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब डेफिनेशन पे आते हैं। न्यू डेफिनेशन क्या कहता है? न्यू डेफिनेशन कहता है
कि कार्बोहाइड्रेट्स वे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसको क्या होना पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव तो है, वो एक अलग मतलब जो है कंडीशन है कि भैया कार्बोहाइड्रेट होगा तो पहला कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और दूसरा कंडीशन चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, अगर ये दोनों कंडीशन को जो फुलफिल कर देगा, जो पूरा कर देगा, उसी को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये है न्यू डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के अनुसार से दुनिया में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सब इसको फॉलो करते हैं, सब इसी को पालन करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब बोलेगा सर आपने तो दो शब्द को समझाया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, आपने ये नहीं बताया कि सर ये आपने जो पहला शब्द है ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब आपने नहीं समझाया। तो चलिए मैं समझाता हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है, तो इसको समझाने के लिए मुझे कुछ केमिस्ट्री में कुछ फिजिक्स में घुसना पड़ेगा। मैं समझाता हूं कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, तो मुझे कुछ फिजिक्स के टॉपिक में घुसना पड़ेगा, लाइट के चैप्टर में घुसना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक हमारा साधारण लाइट है, जब भी लाइट होता है बेटा एक बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, और यहाँ पे आप मानो यहाँ से लाइट निकल रही है, रे निकल रहा है, तो जब लाइट निकलती है अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है, किधर निकल रही है, चारों दिशाओं में लाइट फैलती है, ये तो हम जानते हैं। ये हमारा क्या है, ये एक मतलब जो नॉर्मल सोर्स है, ये क्या है, लाइट का एक नॉर्मल सोर्स है। एक बल्ब जल रहा है, ऐसे एज्यूम करो बल्ब जल रहा है, बल्ब से चारों डायरेक्शन में लाइट निकल रही है एकदम। देखो हम ऑप्टिकली एक्टिव को एकदम सिंपलेस्ट तरीका से समझा रहा हूं, अगर कॉम्प्लिकेटेड करूंगा तो आपको मतलब ये बोलोगे सर क्या आप समझा रहे हो, आप केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ाने के लिए बैठ गए। हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इसलिए हम सिंपलेस्ट वे में इसको समझेंगे। होता क्या है, ये लाइट सोर्स है, हम जानते हैं लाइट जब भी निकलती है अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है। एक ऐसा यंत्र जो लाइट को, जो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट निकल रही है उस सभी डायरेक्शन को हटाकर लाइट को सिर्फ एक डायरेक्शन में कर दे, सिर्फ एक डायरेक्शन में कर दे। अगर लाइट एक डायरेक्शन में हो गया तो उसी लाइट को कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट का नाम दिया जाता है। अब बोलेगा सर ऐसा कौन सा यंत्र है जो लाइट को एक डायरेक्शन में कर दे, यहां तो बहुत सारे डायरेक्शन में निकल रहा था, आप एक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वो होता है प्रिज्म, वो होता है निकोल प्रिज्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा निकोल प्रिज्म जो होते हैं, निकोल जो प्रिज्म होते हैं, निकोल प्रिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं लाइट को सभी डायरेक्शन को हटाकर एक डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जब भी आ रही है तो यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन से होके गुजर रही है, ऐसे ऐसे करके आ रही होगी लाइट, इस पे बहुत सारा। अब देखो एकदम थोड़ा सा हम फिजिक्स की बात करेंगे, ये जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं। देखो उसको मैं समझाना ही नहीं चाहता हूं, अगर ये थोड़ा सा मैं फिजिक्स में घुसूंगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और बोलोगे सर ये क्या फिजिक्स का टॉपिक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहा हूं एकदम सिंपलेस्ट वे में समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से अलग अलग डायरेक्शन में लाइट निकलता है। जो यंत्र मतलब जो लाइट को एक डायरेक्शन में मोड़ दे, बहुत सारे डायरेक्शन में लाइट निकल रही थी उसको एक डायरेक्शन में मोड़ देना है, वो यंत्र है निकोल प्रिज्म होता है। और जब ये एक डायरेक्शन में लाइट गुजरती है, इसी लाइट का नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। और जो भी ये काम करता है एक डायरेक्शन में मोड़ने का, उसका नाम है पोलराइजर। क्या नाम है, पोलराइजर नाम दिया गया है। पोलराइजर में निकोल प्रिज्म का नाम आता है, जो लाइट को मोड़कर एक डायरेक्शन में, जैसे ऐसे एज्यूम भी आप कर सकते हो, जैसे स्कूल में जब छुट्टी होती है बच्चे जब निकलते हैं तो वो बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, रोड पे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं।
तो वो क्या है, वो एक हमारा नॉर्मल सोर्स का लाइट है। एज्यूम कर लो कि वो एक नॉर्मल सोर्स का लाइट है, जब भी निकला तो इधर उधर सभी डायरेक्शन में वो भाग रहा था। लेकिन जब स्कूल के सामने अगर कोई टीचर खड़ा हो या स्कूल का प्रिंसिपल खड़ा हो तो सारे बच्चे देखना आप एक लाइन से चलते हैं, वो डर से चलते हैं। वही बात यहाँ पे है, जब लाइट सारे डायरेक्शन को मोड़ कर एक डायरेक्शन में कर देता है तो उस लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहा जाता है? प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाता है। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीएल। क्या कहा जाता है? पीपीएल। अब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, एक मतलब जो है एक पोलरीमीटर से गुजारते हैं। आप बोलेगा सर ये पोलरीमीटर क्या होता है? पोलरीमीटर ऐसे डिवाइस है जिसके अंतर्गत है वो कंपाउंड रखे जाते हैं जिसको चेक करना होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर हमको चेक करना है कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो उसको क्या करेंगे, पोलरीमीटर में हम इसको रख देंगे और वो कंपाउंड का सॉल्यूशन रखते हैं। याद रखना, उस कंपाउंड का क्या रखते हैं अपने लोग? सॉल्यूशन रखते हैं। मतलब जो कंपाउंड को रखना है उसका सॉल्यूशन रखते हैं और उसमें उसका हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन को डाल देते हैं, कंपाउंड के सॉल्यूशन को डाल देते हैं। अगर कंपाउंड के सॉल्यूशन डाल दिए और ये लाइट इस होके गुजरा, अगर ये लाइट मतलब जो सीधी पास हो गया, जिधर से जा रहा था उधर से ही सीधी अगर लाइट पास हो जाए बिना रास्ता को मोड़े तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये लाइट सीधी ना गुजर के थोड़ा सा अपने रास्ता से लेफ्ट मुड़ जाए या राइट मुड़ जाए, अगर लेफ्ट मुड़ जाए या राइट मुड़ जाए तो वो बात समझ लेना इसके अंदर जो भी कंपाउंड थे वो ऑप्टिकली एक्टिव थे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं? सिंपल सा बात बता रहा हूं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देते हैं, उसको मतलब डाइवर्ट कर, उसको घुमा देते हैं। उसको क्या करते हैं, जो रास्ता सीधी रास्ता से जा रहा था अब क्या किया, वो मतलब अपने रास्ता छोड़ के थोड़ा सा घूम गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ा सा मतलब रोटेट कर गया। अगर रोटेट कर जाता है जिस कंपाउंड से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारते हैं और वो लाइट रोटेट कर जाता है, ऐसे कंपाउंड को ही ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलिए मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे मतलब जो पहचाना जाता है और कैसे मतलब जो हम समझते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, अच्छे से गौर करना, आपको एकदम समझ में आएगा ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। देखो ये लाइट सोर्स है, ये हमारा लाइट सोर्स है और ये हमारा पोलरीमीटर है, सॉरी पोलराइजर है, और ये पोलरीमीटर है। और जहां पर हम देखते हैं लाइट रोटेट करा वो ये जगह है, एनालाइजर कहा जाता है, जहां पे हमको दिखाता है लाइट कितना रोटेट किया। अब ये हमारा ये वीडियो में क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक लाइट है और ये हमारा पोलराइजर है, बताया था निकोल प्रिज्म। यही इधर लाइट से गुजरेगा तो लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और ये हमारा पोलरीमीटर है जिसके अंदर हम कंपाउंड को रखते हैं, चेक करते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। और जब ये गुजरता है और डाइवर्ट कर जाएगा, और डाइवर्ट करने के बाद वो हम समझ में आ जाता है, अगर वो अपने रास्ते से रोटेट कर जाता है तो हम समझते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, और रोटेट नहीं करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसको अच्छे से आप लोग देखना, अच्छे से समझना। आगे प्ले कर रहा हूं। अब ये लाइट सोर्स है, लाइट निकला, अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये हमारा पोलराइजर से होके गुजरा, पोलराइजर क्या किया, जो भी वाइब्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो हटा के केवल एक डायरेक्शन में ये मतलब जाने लग गया। अब ये इसके अंदर घुसा। अब यहाँ पे आप देखना, ये था हमारा पोलरीमीटर, ये क्या था हमारा पोलरीमीटर था। अब ये यहाँ पे गौर करो, आप देखो ये लाइट तो वहां पे बहुत सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जब हमने
उस मतलब जो पोलराइजर से गुजारा तो लाइट केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हुआ और सब डायरेक्शन हट गया, मतलब लाइट को केवल एक डायरेक्शन में पास किया। अच्छा, ये लाइट को अब पोलरीमीटर से गुजार रहे हैं, इसके अंदर हमारा वो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव, जिसको चेक करना है वो कंपाउंड रखे हैं इसके अंदर। अगर ये लाइट अंदर गुजर रही है, अगर ये लाइट रोटेट कर जाएगी, अगर जैसे ऐसे जा रही थी अब थोड़ा सा तिरछा, जैसे आप बाइक से चलते हो, आप देखना जब बाइक से बहुत स्पीड से चलते हो तो बाइक चलाने वाला लहरिया कट मारता है, और लहरिया कट में ऐसे थोड़ा सा तिरछा करेगा, कभी इधर तिरछा करेगा। जब लाइट सीधा जा रहा था, जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक को एकदम सीधा चलाते हैं, लेकिन जब लहरिया कट मारता है, आजकल का लड़का लोग, आप लोग देख मतलब जो देखते होगे, आप लोग भी करते होगे ऐसा, जब रोड खाली देखा एकदम लेके उड़ गए लहरिया कट में इधर उधर उधर। तो वो यही बात होता है कि जब ये बाइक से जब जा रहे थे तो एकदम सीधा जा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब पोलरीमीटर से गुजरा तो अगर ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, रोटेट हो गया या इधर रोटेट हो गया लाइट, तो समझ में आ जाएगा इसके अंदर जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेट नहीं होकर सीधा ही पास हो गया तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आप देखना कैसे ये रोटेट होता है, अब देखो, आप इसको देखो, ये आया, अब देखो ये तिरछा चला जाएगा। अब देखो यहां से ऐसा लग रहा है कि मुड़ गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा हो गया तो यहां पे हमें एक मतलब एनालाइजर होता है जो इस बात को दिखाता है कि यहाँ पे एंगल बना होता है कि ये कितना डिग्री से रोटेट कर गया। आ रहा था सीधा, लेकिन ये हो गया थोड़ा सा तिरछा ऐसे हो गया। तो यहाँ पे जब तिरछा होता है, लाइट यहाँ पड़ती है तो पता चलता है ये लाइट कितना डिग्री से टर्न हो गया है, और यही डिग्री को हम लोग माप लेते हैं। तो अगर ये टर्न हो गया, ये झुक गया, रोटेट हो गया, तो समझ लेंगे इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ था, कंपाउंड भरा हुआ था, ऑप्टिकली एक्टिव था। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये रोटेशन याद रख लेना, जब भी ये रोटेट करेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या बताया कि यहाँ पर जो लाइट आएगी, यहाँ पर हमको चेक करना होता है। अगर लाइट जो है मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो जाता है, मतलब घड़ी के दिशा में अगर वो लाइट मतलब जो है टर्न कर जाता है, तो ऐसे रोटेशन को हम लोग कहते हैं डेक्सो रोटेटरी। क्या कहते हैं? एकदम अच्छे से याद रखना, अगर लाइट का रोटेशन क्या हो जाए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाए। किस डायरेक्शन हो जाए? क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं CW। क्या कहते हैं? घड़ी का दिशा। घड़ी का दिशा कैसे होता है बुआ? ये घड़ी का दिशा, घड़ी ऐसे गति करता है। अगर लाइट ऐसे रोटेट हो जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाएगा, तो ऐसे रोटेशन को हम लोग कहते हैं डेक्सो रोटेटरी। क्या कहते हैं? डेक्सो रोटेटरी कहा जाता है, और इसी को कहते हैं पॉजिटिव रोटेशन। इसको कहते हैं पॉजिटिव। अगर ये क्लॉकवाइज ना रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर इसका रोटेशन क्या हो जाए, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ACW होगा। तो ऐसे रोटेशन मतलब ये इस दिशा में रोटेट हो जाएगा, लाइट घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट हो जाएगा। तो इस रोटेशन को कहते हैं निगेटिव रोटेशन, या इसको कहा जाता है लीवो। क्या कहा जाता है? लीवो रोटेटरी कहा जाता है, या लीवो रोटेशन कहा जाता है। लीवो रोटेशन का नाम दिया जाता है। उसको डेक्सो रोटेटरी कहते हैं, इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। क्या कहा जाएगा? लीवो रोटेटरी। तो ये दो शब्द आप एकदम याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। पूछेंगे कि भैया डेक्सो रोटेटरी क्या है, तो आप बताना कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है अगर क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो डेक्सो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी। याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से, एकदम अच्छे से याद रख लो। फिर से मैं समझा देता हूं कि मतलब जो क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव वे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट। आप प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में समझाए थे, तो लाइट का जो भी मतलब जो वाइब्रेशन था अलग अलग प्लेन में, वो एक डायरेक्शन में मोड़ देता है। एक डायरेक्शन में क्या करता है, मोड़ देता है, और वो लाइट एक डायरेक्शन में मतलब जो प्रोपगेशन करता है, गति करता है, ऐसे ही लाइट को ही कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। एकदम अच्छे से समझो, प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल कहते हैं। अगर पीपीएल से अगर कंपाउंड को गुजारा जाता है, या कंपाउंड से पीपीएल लाइट को गुजारा जाता है, तो लाइट अगर रोटेट कर जाए, राइट साइड रोटेशन, मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो पॉजिटिव रोटेशन डेक्सो रोटेटरी, क्या बोलेंगे, अगर क्लॉकवाइज है डेक्सो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको हम लोग लिवो रोटेटरी का नाम देते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो अब हम डेफिनेशन पे फिर से आते हैं कि भैया कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या। अब कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब तीनों शब्द समझ में आ गया है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या है ये समझ में आ गया है। आपको ये भी समझ में आ गया है कि मतलब जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, ये भी समझ में आ गया है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। बोला जाता है दुनिया में वे सभी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो, पहला कंडीशन, दो कंडीशन है कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए, दो कंडीशन। पहला कंडीशन, उसको क्या होना पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, याद रख लेना। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ेगा। वो दूसरा कंडीशन क्या, वो दूसरा कंडीशन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं, तो वैसे कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो इन कंडीशन को पालन नहीं करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। तो डेफिनेशन याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार मेरे साथ आप लोग बोलो कि कार्बोहाइड्रेट्स वे सभी कंपाउंड को कहेंगे, या वे सभी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो, पहला कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। वे सभी कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स कह देंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो आप ओल्ड डेफिनेशन कभी मत देना, आप ये बताना, उसको न्यू डेफिनेशन के साथ परिभाषित करना कि वे सभी कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, बस सिर्फ कंसंट्रेशन होके हमारा लेक्चर को देखते रहो। तो चलो हम लेक्चर पे आते हैं, अपने नोट्स पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको हर चीज समझ में आएगा। अब एक जरा आप पढ़ के देखो इनको क्या कहता है। कहा जाता है न्यू डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या वे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। और जब ऐसे कंपाउंड को जल में डाल देंगे तो वो टूट कर छोटे छोटे अणुओं में बट जाएंगे, छोटे छोटे अणुओं में जो है बट जाएंगे। ऐसे कंपाउंड को ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब समझाया गया है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को समझने से पहले एल्डिहाइड समझेंगे। एल्डिहाइड को का क्या फॉर्मूला जानते हैं, CHO ग्रुप। क्या जानते हैं, CHO ग्रुप। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O के मतलब जुड़ा रहेगा और एक पोजीशन खाली होगा, एक पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ये है एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड में जब बहुत सारा OH लगेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अच्छा, ये कीटोन की बात कर रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन ग्रुप को जानते हैं, CO ग्रुप को हम कीटोन कहते हैं। और कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड जो है उसका ब्रांच खुला हुआ रहेगा, क्योंकि भैया इसमें कोई ग्रुप आके नहीं जुड़ा है, आके जुड़ सकता है कोई भी ग्रुप। ये कीटोन्स हैं। और ये कीटोन्स में जब बहुत सारे OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, उसी को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा इनका आप लोग
एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स आप बना लेंगे। बिल्कुल बुआ, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ लेक्चर देख के छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर रूप से आप नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन भी करना है जब तक एग्जाम ना हो जाए। आपकी मेहनत देखना, आपकी मेहनत इतनी रंग लाएगी जो जीवन में आपको खुशियों से भर देगी, आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगी। तो यही समय है, अगर आज आप 5 साल तक स्टूडेंट लाइफ में, अगर 5 साल तक आप कड़ा मेहनत करते हो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो, तो आने वाला आपका 60 साल बेहतरीन होगा। अगर 5 साल आपने बर्बाद किया तो याद रखना 60 साल जीवन आपका बहुत कष्ट में और संघर्ष में होगा, और वो चीज आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बोलता हूं कि अभी कम समय है, हम लोग मिलकर सब अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके और आप अच्छे पद पे जा सको। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो समझ में आ गया न्यू डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जरा इनका एक मतलब जो एग्जाम्पल देख लो आप। ये एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, ये एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज का। क्या यहाँ दिख रहा है बेटा? यहाँ ये दिख रहा है कि भैया यहाँ पर तो आपने सर बताया था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब सर ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है बुआ? ये एल्डिहाइड्स ग्रुप है। और जरा देखना इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, टोटल 6 कार्बन एल्डिहाइड्स को मिला के, और एल्डिहाइड्स को छोड़ दो तो 5 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और सभी कार्बन पर OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है। क्या ये आपको क्या नजर आ रहा है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसका नाम है ग्लूकोज। आप लोग, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज को। अब ये बताओ, क्या ये न्यू डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। यहां देखने ही से लग रहा है। आप जब भी किसी स्ट्रक्चर को देखो, अगर उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन्स हैं और उसमें बहुत सारा OH ग्रुप है, आप फट से बिना सोचे समझे बता देना ये कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने एग्जांपल दिखाए। ये बुआ ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज में याद रखना एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन्स नहीं होते हैं। बताए थे ना, चाहे एल्डिहाइड होगा या एल्डिहाइड नहीं होगा तो उसके जगह पे कीटोन्स होंगे। दोनों में से एक होना चाहिए, और दोनों नहीं हो सकता है, दोनों में से एक होना चाहिए। अगर दोनों हो गया भैया, दोनों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों आ जाए। यहाँ पे दोनों में से एक ग्रुप रहेगा, एल्डिहाइड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो ग्लूकोज में, अब एक बात बताओ, ग्लूकोज में कौन से ग्रुप हैं? जरा एकदम आप बताओ बुआ। ये आप बोलोगे सर ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब जरा फ्रुक्टोज को देखो, फ्रुक्टोज को देखो। फ्रुक्टोज में क्या है? यहाँ पर CH2 ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है। और यहाँ पे गौर से देखना, बोलेगा सर यहाँ तो मुझे नजर आ रहा है, आपने बताया था C डबल बॉन्ड O, ऊपर भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे भी ग्रुप है। सर आपने बताया था ये ग्रुप को कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन्स कहा जाता है इसको। वो ये कीटोन्स है। और इस पे देखो कितना OH, इधर OH, इधर OH, ऊपर OH, इधर OH, नीचे OH, बहुत सारा ग्रुप है। बताओ इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का नाम देंगे। और पता है ये क्या है? ये फ्रुक्टोज है। तो ये याद भी रख सकते हो आप, फ्रुक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। और ये फ्रुक्टोज में कीटोन्स ग्रुप होते हैं और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। एकदम अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है तो स्ट्रक्चर भी आप याद रख सकते हो, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है। स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, दोनों को आप याद रख ही लेना, अच्छा रहेगा। कोई ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है। 6 कार्बन बनाने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो पहला कार्बन पर एल्डिहाइड जोड़ दो, ठीक है। अगर मतलब ये सेकेंड कार्बन पर, ये सेकेंड कार्बन पर जो राइट हैंड साइड है, ये इस साइड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड है, OH ग्रुप डाल देंगे, इधर H डाल देंगे। फिर
अब OH ग्रुप को थर्ड कार्बन पे बदल दो, आप OH ग्रुप को इधर पलट दो, OH ग्रुप हो गया और इधर H ग्रुप हो गया। अब इस दोनों कार्बन पर, जो ये नीचे में दो कार्बन है, दोनों कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड कर दो, राइट साइड कर दो, और यहां पर CH2OH जोड़ दो। ये ही है ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज है। कितना आसान है याद रखना, बिल्कुल एकदम आसान है। आप एक बार देख लो, याद हो जाएगा। अच्छा, फ्रुक्टोज का कैसे बनाएंगे? इसके लिए भी 6 कार्बन को हम ड्रॉ करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। इस पे क्या करना है? सेकेंड कार्बन पर कीटोन को जोड़ना है। पहला वाला कार्बन पर CH2OH जोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट वाला भी कार्बन पे आपको क्या करना है? CH2OH जोड़ देना है, और बाद वहाँ के यहाँ HOH जोड़ना है। तो कैसे करना है? यहाँ पे OH कर देना है, यहाँ H कर देना, और दोनों पे इस ये राइट हैंड साइड में OH जोड़ देना है। ये होता है हमारा फ्रुक्टोज। ये क्या होता है? फ्रुक्टोज। तो आपको याद हो गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जरा इनको देखें, सेम स्ट्रक्चर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि अपने नोट्स में इसको उतार ले। तो बुआ आपको दोनों स्ट्रक्चर याद हो गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है जरा आप बताओ। सब सुनाई दे रहा है मुझे, आप लोग नहीं बोल रहे हो। बहुत मारूंगा, बहुत पीटूंगा आप लोगों को। अच्छे से एकदम बताओ, ग्लूकोज में कौन सा है? हाँ अब सही है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज में कीटोन स्वरूप है। बहुत अच्छा, इसी तरह से मेहनत करते चलो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट बोलेगा सर, अब कार्बोहाइड्रेट का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्या करता है? तो सिंपल सा बात बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने पहले ही बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे शरीर में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। जो हम काम करते हैं ना, ये ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। ऐसा नहीं है कि भैया ऊर्जा मतलब जो कहीं और से आ रहा, नहीं, हमारे खाना से आ रहा है। खाना में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। मतलब जो है हम रोटी खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो ये जितने भी हम लोग अन्न खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होता है। और वही कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आलू खा रहे हैं उसमें बहुत सारा स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है। वही कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारे पाचन तंत्र में पचते हैं और हमारे सेल्स तक पहुंचता है, और वही सेल क्या करता है? उसका कोशिकीय शोषण में भाग लेके एनर्जी निकाल के देता है, ऊर्जा मिलता है। अब बोलेगा सर कितना ऊर्जा मिलता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स खाने पर? याद रखना, हम जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को खाएंगे, कितना ग्राम? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे और वो पच जाएगा तो उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होगा। कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट निकालते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स याद रखना। 1 ग्राम अगर हम फैट खाते हैं, 1 ग्राम क्या खाते हैं? फैट। तो 1 ग्राम फैट से हमारे शरीर में ऊर्जा निकलता है, मतलब जो है 1 ग्राम फैट के खाने से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन खाने से भी हमारे शरीर में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होता है। आप बोलोगे सर जब सबसे ऊर्जा मिलता है तो आप ये क्यों कहते हैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है? नहीं हुआ, आपको समझाता हूं। जब अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा तब हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में फैट का इस्तेमाल करेगा, और ऊर्जा निकालेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तब फैट आएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है और फैट भी नहीं है तब लास्ट में हमारा शरीर से ऊर्जा निकालने के लिए हमारा सेल जो प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। तो एकदम याद रख लेना, सबसे पहला नंबर ऊर्जा निकालने में कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। बोलेगा सर मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा निकालता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेल्यूलर फ्यूल्स। क्या कहा जाता है? सेल्यूलर फ्यूल्स का नाम दिया जाता है, सेल्यूलर फ्यूल। मतलब इसको कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। बोलेगा सर ये तो कम ही एनर्जी दे रहा है, एनर्जी तो सबसे ज्यादा फैट से मिल रहा है, तो फैट को ही हम लोग कोशिकीय ईंधन क्यों नहीं कह दिए? तो बुआ इस बात को भी समझना पड़ेगा
कि 1 ग्राम फैट को पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब हम लोग तेल वाला खाना खाते हैं, फैट वाला खाना खाते हैं, देखना वो जल्दी नहीं पचता है, उसको पचने में, डाइजेशन करने में समय लगता है। इसलिए 9.2 ज़्यादा एनर्जी तो निकलता है 1 ग्राम फैट से, लेकिन वो लंबा समय के बाद निकलता है। उतने समय में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट पच चुके होंगे और बहुत सारे मतलब जो है एनर्जी को रिलीज कर चुका होगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं बात आया? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूज क्या कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ये बात हम जानते हैं। और कितना एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो ऊर्जा निकलता है। इसलिए इसको कहा जाता है कोशिकीय ईंधन, मतलब सेल्यूलर फ्यूल कहा जाता है, हमारे शरीर का सेल्यूलर फ्यूल कहा जाता है। तो बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आज के लिए अपना लेक्चर यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में फिर से मैं समझूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, एकदम अच्छे से तैयारी करते रहें। आप एकदम अपना दिमाग को, ध्यान को एक जगह कंसंट्रेशन बनाकर आप मेहनत करते रहें। चलिए आपका रात जो है शुभ हो और आपके दिन भी कल होंगे वो शुभ ही होंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग मजे में रहें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।